गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकारों के संबंधित में एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा क्लास जो है डेली बेसिस पे आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो भी हमारे चैनल में नया है भाई बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है? दान लीला, दान लीला जो रचना है ये याद रखना है सबसे पहले। दान लीला, छत्तीसगढ़ी जो दान लीला है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो छत्तीसगढ़ी जो दान लीला रचना है ये रचना है, कहाँ है भाई पेन? हाँ चलिए पेन आ गया है। तो छत्तीसगढ़ी दान लीला जो रचना है याद रखना है, छत्तीसगढ़ी दान लीला इसके रचनाकार कौन है? तो याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इनको लिखा है। और याद रखना है ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है भगवान कृष्ण पर। किस पर है? भगवान कृष्ण पर आधारित है। तो इसको भी याद रखेंगे। जो छत्तीसगढ़ी दान लीला रचना है वो जो लिखा गया है किसके द्वारा? सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, भगवान कृष्ण पर आधारित है। ठीक है, कर्ण को याद रखेंगे। कर्ण कौन है? तो ये पांडवों के बड़े भाई थे भाई, 5 पांडवों के बड़े भाई थे, है ना कर्ण। और कर्ण को याद रखना है दानवीर के रूप में जाना जाता है। दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाता है। दानवीर के रूप में कौन जाना जाता है? तो कर्ण जाना जाता है। दानवीर कर्ण कहा जाता है। दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है भाई? इन्होंने महाभारत युद्ध के समय जो अपना शरीर पर कवच और कुंडल था, है ना, जो भगवान सूर्य के द्वारा उनको जन्म से ही प्राप्त था, उसको क्या किया था? सुबह जब वो स्नान कर रहे थे नदी में, तो उसी समय भगवान इंद्र क्या करते हैं? एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और उनका कवच और कुंडल को मांग लेते हैं। जबकि वो कवच और कुंडल उनके लिए, जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर पर था तब तक उनको युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। फिर भी ये जानते हुए क्या किया था? कर्ण ने उनको दान दिया था कवच और कुंडल का। इसी कारण वहां से वो महान हो गए और जानने लगा दानवीर कर्ण के रूप में। ठीक है, तो याद रखना है दानवीर के रूप में किसे जाना जाता है? कर्ण को जाना जाता है। ठीक है भाई, अगला है, विनोद कुमार शुक्ल ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल से याद रखना है भाई इनकी कौन कौन सी उपन्यास है, रचनाएं हैं। तो ये तो याद रखना है नौकर की कमीज, दूसरा याद रखना है दीवार में खिड़की रहती थी, और तीसरा याद रखना है खिलेगा तो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से काला जल जो है, काला जल विनोद कुमार शुक्ला का नहीं है। बाकी नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये क्या है? ये तीनों ही रचनाएं विनोद कुमार शुक्ल से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। देखिए अब की बार क्वेश्चन आसान नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल भी रचनाएं जब भी पूछेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं इसी टाइप से आपको दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो व्यापम का पैटर्न है वो काफी बदल गया है और क्वेश्चन को कूट में देने लग गया है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको कूट वाले क्वेश्चन ही ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो नौकर की कमीज किसकी उपन्यास है? ये उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल जी का। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है? तो गांधी मीमांसा याद रखना है, गांधी मीमांसा जो किताब है ये किसने लिखा है? तो गांधी मीमांसा याद रखना है राम दयाल तिवारी या राम गोपाल तिवारी। तो इसको याद रखना है, ये है राम दयाल तिवारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गांधी मीमांसा। तो गांधी मीमांसा से याद रखना है आपको राम दयाल तिवारी की रचना है गांधी मीमांसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का कुछ आंसर भी देखिए कितने बारीकी से, राम दयाल तिवारी और इसमें क्या किया है? राम गोपाल तिवारी। तो ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है। तो इसी टाइप के आपको उलझाने के लिए जो है ये ऑप्शन भी क्रिएट किया जाता है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहनी के लेखक कौन है? तो चलिए भाई बताना है आपको, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहनी के लेखक कौन है? तो हीरू के कहनी जो उपन्यास है छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास है, और इसके जो लेखक है वो है बंशीधर पांडे। कौन है? याद रखना है, हीरू के कहनी छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हीरू के कहनी के लेखक जो है वो है बंशीधर पांडे जी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से देखिए, चलिए भाई कोट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं रतनपुर के शासक राज सिंह किस वंश से थे? तो याद रखना है कलचुरी वंश से। राज सिंह किस वंश से संबंधित है? कलचुरी। तो रतनपुर के शासक राज सिंह के दरबार में राजकीय गोपाल सॉरी राज सिंह के दरबार में राज कवि गोपाल की है, क्या है? रचना आपको बताना है। तो देखिए राज कवि जो गोपाल था वो किसके दरबार में था? वो था राज सिंह के दरबार में, है ना। और इनकी दो प्रमुख रचनाएं याद रखना है, एक याद रखना है आपको खूब तमाशा, और दूसरी याद रखना है सुदामा चरित्र, ठीक है। वहीं अगर विक्रम विलास की बात किया जाए तो ये बाबू रेवाराम की रचना है, ठीक है। ये किसकी है? तो ये याद रखना है आपको बाबू रेवाराम की रचना है। तो खूब तमाशा और सुदामा चरित्र ये दोनों ही रचनाएं किसकी है? तो दोनों ही रचनाएं हैं राज सिंह की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित महाकाव्य लिखे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ी में कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए हैं? देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ी भाषा में दो महाकाव्य कौन कौन सा है? तो एक याद रखना है आपको श्री राम कथा, दूसरा याद रखना है श्री कृष्ण, तीसरा याद रखना है श्री महाभारत कथा। चक्रव्यूह कथा नाम के कोई भी अभी छत्तीसगढ़ी में रचना नहीं है। तो याद रखना है 3, 2 और 1, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा, ये तीनों छत्तीसगढ़ी में अभी तक जो महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 किसमें है? 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, इनमें से कौन इस राज्य के छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जाद के लेखक हैं? विद्याभूषण मिश्र, अमृतलाल दुबे, बंशीधर पांडे, केयूर भूषण। तो किसकी रचना है भाई? कुल के मर्जाद के लेखक याद रखना है क से कुल और क से याद रखना है केयूर भूषण, क से याद रखना है केयूर भूषण और क से याद रखना है कुल के मर्जाद, ठीक है। तो केयूर भूषण की रचना है कुल के मर्जाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, निम्न में से किस साहित्यकार ने गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया है? तो गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद, देखिए रचना किसने किया ये नहीं पूछा, हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो गीता रहस्य किसने लिखा है? तो ये लिखा है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। सुंदरलाल शर्मा की रचना है गीता रहस्य। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो इसका हिंदी अनुवाद किया है माधव प्रसाद सप्रे ने। हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो याद रखना है माधव प्रसाद सप्रे ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। रचना किसने किया है? तो सुंदरलाल शर्मा ने किया है। चलिए, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री के रूप में जाना जाता है? छंद शास्त्री, तो छत्तीसगढ़ के किस लेखक को छंद शास्त्री के रूप में जाना जाता है? छंद शास्त्री के रूप में आप याद रखना है जगन्नाथ प्रसाद भानु। किसको कहा जाता है भाई? तो जगन्नाथ प्रसाद भानु को कहा जाता है छंद शास्त्री के रूप में छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है अगला, श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठाकुर जगमोहन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हीरालाल। तो ध्यान रखना है किसकी पूछा है? श्यामा स्वप्न। तो श्यामा स्वप्न की जो रचनाकार हैं वो याद रखना है आपको ठाकुर जगमोहन सिंह जी को, ठीक है। क्या हो जाएगा? ठाकुर जगमोहन सिंह जी जो हैं वो क्या है? वो है श्यामा स्वप्न के रचयिता, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे है, निम्न में से कौन एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है? निम्न में से कौन एक गजानन मुक्तिबोध की रचना नहीं है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा बिल्कुल उनकी रचना है, प्रमुख रचना है। एक साहित्य डायरी ये भी उनकी रचना है। कमायनी एक पुनर्विचार ये भी उनकी रचना है। तो प्रबंध पारिजात जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है, ठीक है। चलिए, मुक्तिबोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध, क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चलिए अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? अभी बताया हूं चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी है? कमायनी एक पुनर्विचार, साहित्य एक डायरी और चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ये तीनों याद रखना है किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध से संबंधित है। चलिए फिर है अगला,
छत्तीसगढ़ की इस विभूति को अंतर्मन के कवि की उपाधि है। किस कवि को अंतर्मन के कवि के रूप में उपाधि प्राप्त है भाई? छत्तीसगढ़ के किस कवि को अंतर्मन के कवि के रूप में उपाधि प्राप्त है? तो ये प्राप्त है गजानन माधव मुक्तिबोध को छत्तीसगढ़ के अंतर कवि के मन में अंतर कवि की उपाधि प्राप्त है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक, देखिए पूरे भारत में प्रथम व्याकरण लेखक के बाद में बात की जाए तो ये कहा जाता है पाणिनि को। किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है ना। व्याकरण लेखक के रूप में भारत में कौन जाना जाता है? पाणिनि जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम व्याकरण लेखक छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो ये जाना जाता है हीरालाल काओपाध्याय। हीरालाल काओपाध्याय को छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है। तो हीरालाल काओपाध्याय याद रखना है, छत्तीसगढ़ का काओपाध्याय। ठीक है, व्याकरण, क्योंकि इन्होंने व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, चलिए प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण हीरालाल काओपाध्याय ने किस सन में लिखा है? तो देखो हीरालाल काओपाध्याय ने प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण जो कब लिखा है? तो याद रखना है 1885 में लिखा है। कब लिखा है? प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हीरालाल काओपाध्याय के द्वारा सन 1885 में किया गया था। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अगला है, हीरालाल काओपाध्याय के छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर ग्रियर्सन ने कब छपवाया था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कब छपवाया था? तो छपवाया कब था? अब देखिए 1885 में उन्होंने लिखा था और उसको सन 1890 में ग्रियर्सन के द्वारा क्या किया? छपवाया गया था। ठीक है, 1885 में उसको हीरालाल काओपाध्याय के द्वारा लिखा गया और 1890 में डॉक्टर ग्रियर्सन जो क्या था? एक अंग्रेज था, है ना, अंग्रेज लेखक थे। तो अंग्रेज ने क्या किया था? इसको छपवाया था। तो याद रखना है सन 1890। चलिए छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहेंगे? हीरालाल काओपाध्याय को कहेंगे, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना किया था। इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण ग्रंथ की रचना हीरालाल काओपाध्याय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद है, छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण तैयार करने एवं प्रकाशित करने में निम्नलिखित विद्वानों का योगदान प्रमुख रूप से रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से किन किन का भाई व्याकरण में ध्यान देना ना, छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण तैयार करने एवं प्रकाशित करने में, तो एक तो है हीरालाल काओपाध्याय क्योंकि इन्होंने रचना किया था, और दूसरा याद रखना है पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने भी काफी सहायता की थी। तो 1 और 2 इसका बिल्कुल सही है। मुकुटधर पांडे नहीं होगा, छायावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा 2 और 1। तो किसमें है 1 और 2? ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो 1 और 2 याद रखना है, हीरालाल काओपाध्याय और पंडित लोचन प्रसाद तिवारी। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे। चलिए फिर अगला है, छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्रा भर लाई। तो पर्रा भर लाई के रचयिता कौन है भाई? श्याम लाल चतुर्वेदी, हरि ठाकुर, रामेश्वर वैष्णव या पालेश्वर शर्मा। तो पर्रा भर लाई किसकी रचना है? ये याद रखना है, पर्रा भर लाई जो रचना है वो है श्यामलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, क्या इनकी है? श्यामलाल चतुर्वेदी को, उनको पद्मश्री भी मिल चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना है पद्मश्री भी प्राप्त हो चुका है श्यामलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, तो याद रखना है श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना है पर्रा भर लाई। चलिए छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार, देखिए प्रथम उपन्यासकार पूछा है ना, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन हो जाएगा? मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, मेदिनी प्रसाद पांडे या फिर लोचन प्रसाद पांडे। तो मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा? बंशीधर पांडे, और इनकी रचना हीरू के कहनी। ठीक है, हीरू के कहनी इनकी रचना। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? बंशीधर पांडे प्रथम उपन्यासकार। ठीक है भाई, चलिए अपने समय के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा का गृह जिला कौन सा है? अपने समय के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा का गृह जिला कौन है? रायपुर है, बिलासपुर है, राजनांदगांव है या दुर्ग है? तो ध्यान रखना है, अपने समय के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा कहां से संबंधित है? तो ये संबंधित है बिलासपुर जिला से संबंधित है। क्लियर है? तो बिलासपुर जिला याद रखना है श्रीकांत वर्मा जी का। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्टर शंकर शेष प्रमुख रूप से थे। तो डॉक्टर शंकर शेष प्रमुख रूप से क्या थे? कहानीकार थे, प्रयोगवादी कवि थे, उपन्यासकार थे, प्रयोगवादी नाटककार थे। तो ध्यान रखना है डॉक्टर शंकर शेष। डॉक्टर शंकर शेष किस रूप में जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं प्रयोगवादी नाटककार के रूप में। किस रूप में जाने जाते हैं शंकर शेष? तो डॉक्टर शंकर शेष जो है वो जाने जाते हैं प्रयोगवादी नाटककार के रूप में। ठीक है, चलिए अगला है साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु। साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की जो प्रथम कृति थी वो क्या है? चलिए क्या बताना है आपको? साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति थी तुलसी तत्व प्रकाश, रस रत्नाकर, छंद सरावली या छंद प्रभाकर। तो ध्यान रखना है साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद जो भानु है ये छंद शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? छंद शास्त्री के रूप में ये जाने जाते हैं ना। किस रूप में जाने जाते हैं? छंद, पेन काफी पतला चल रहा है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। हाँ, किस रूप में जाने जाते हैं? छंद शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। याद रखना है छंद शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी रचना जो है वो प्रथम रचना क्या है? छंद प्रभाकर है। क्या है इनकी रचना? तो याद रखना है छंद प्रभाकर इनकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के मर्मज्ञ मतलब जानने वाला, छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु, ऑप्शन ए, पंडित भूषण प्रसाद तिवारी, बलदेव प्रसाद मिश्र या कामता प्रसाद। तो ध्यान रखना है जब भी छंद शास्त्र के जनक या जानकार कहेगा तो क्या हो जाएगा? पंडित जगन्नाथ प्रसाद भानु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य पर आधारित उपन्यास सुरसुतिया के लेखक कौन है? देखिए भाई, इस राज्य पर आधारित उपन्यास सुरसुतिया किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? पंडित माधव प्रसाद सप्रे, विमल मित्र, जगमोहन सिंह या फिर अनुराग बसु। तो ध्यान रखना है सुरसुतिया के जो लेखक है ना, किसकी? उपन्यास सुरसुतिया के जो लेखक है वो है विमल मित्र। कौन हो जाएगा? तो याद रखना है विमल मित्र को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंडवनाथिल प्रियवंदा और ब्राह्मण कन्या नामक उपन्यास छत्तीसगढ़ में किस विद्वान ने लिखा है? डॉक्टर श्रीधर वेंकट केतकर, विनोद कुमार शुक्ला, क्रांति द्विवेदी या फिर सुरेंद्र दुबे। तो आपको बताना है चारों में से किसकी रचना है, कौन सी? तो गोंडवानाथिल प्रियवंदा और ब्राह्मण कन्या, ये रचना जो है ये रचना आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ अलग होना चाहिए है ना, ये नया है। ठीक है, तो मतलब ज्यादातर ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो याद रखना है गोंडवानाथिल प्रियवंदा और ब्राह्मण कन्या जो रचना है वो किसकी रचना है भाई? ये रचना है डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर की रचना है। किसकी है? डॉक्टर श्रीधर वेंकटेश केतकर की रचना है। ठीक है, चलिए आगे है छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ में रूपांतरण किया है? चलिए हाँ, तो बताना है आपको क्या हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में क्या किया है? रूपांतरण किया है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित माधव प्रसाद सप्रे, सुखलाल प्रसाद तिवारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि इन तीनों में से किसी ने भी इसका जो है वो छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण नहीं किया है। किसने किया है रूपांतरण ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, किसने किया है रूपांतरण ये आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में इसको जवाब देंगे भाई सभी लोग। अगर नहीं देंगे तो मैं कल आपको इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, बताइए उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का यही किए थे, उपन्यास नौकर की कमीज किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल का। किस ऑप्शन में है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं विनोद कुमार शुक्ल। और याद रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा है, कमानी एक पुनर्विचार, साहित्य एक डायरी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहाँ से संबंधित है? तो ये राजनांदगांव जिला से संबंधित है। याद रखना है तो उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यही तक करते हैं। 30 क्वेश्चन देखे हमने आज के सेशन में।
और नेक्स्ट वीडियो फिर कल आएगा तो उसमें भी करेंगे। और बिल्कुल भाई जो नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी वीडियो आप तक बिल्कुल समय पर पहुंच सके। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।